नमस्कार दोस्तों, कनाडा जाना है और पीआर पाना है। अगर आपका भी यही सपना है तो आज का ये पॉडकास्ट आपके लिए है। अक्सर जब भी हम कनाडा जाते हैं तो हमारा एक टारगेट रहता है कि हमें पीआर पाना है। तो आज के इस पॉडकास्ट पे हम बात करेंगे टॉप पीआर प्रोग्राम्स फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट। और ये बताने के लिए, आपके पीआर के सपने को पूरा करने के लिए आज हमारे साथ है बहुत ही खास मेहमान, पीआर एक्सपर्ट्स मिस राधिका साहब। सो मैम, आपका इंट्रोडक्शन में कैसे को शुड आई कॉल यू दैट यू आर अ कैनेडियन लॉयर? I'm a lawyer from India who's also had education from Canada. ओके, तो मैम ने कनाडा से हम्बर कॉलेज से पैरालीगल का प्रोग्राम किया हुआ है। अगर आप कनाडा में होते तो आप कनाडा के लॉयर, मतलब पैरालीगल लॉयर कहा जा सकता जी, है। पैरालीगल कहा जा सकता है। लॉयर के लिए हमें बाकी थोड़ी सर्टिफिकेशन एग्जाम्स की जरूरत पड़ती है। तो अगर मैं शायद अभी वहां पर होती तो कर देती। हाँ। ओके, ग्रेट। तो मैम, पीआर का हर एक का सपना आता है। जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट यहाँ से जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में यही होता है कि पीआर तो होना ही चाहिए। करेक्ट। और कनाडा में बहुत सारे पीआर प्रोग्राम्स हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों को इस पीआर प्रोग्राम के बारे में पता नहीं होता है। तो सबसे पहले तो जो भी हमारे दर्शक है उनको आप बताइए, व्हाई कनाडा इज द टॉप डेस्टिनेशन फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट? So firstly, the reason that Canada is one of the topmost destinations for international student is firstly कि वहाँ का education system है वो world class education system है. It is one of the best education systems that exists. Secondly, Canada is still one of the only countries जो अभी भी पीआर दे रहा है. शायद थोड़ी उनके पीआर या इमिग्रेशन सिस्टम में चेंजेस हैं, थोड़े कट डाउन किए गए हैं बाय द गवर्नमेंट, बट इट इज स्टिल वन ऑफ दोज कंट्रीज जो अभी भी पीआर दे रहा है इन कंपैरिजन टू ऑल दी अदर कंट्रीज जहां पर गवर्नमेंट अब पीआर देना ही बंद कर दिया है, देते ही नहीं है। और नंबर भी बहुत बड़े हैं, मतलब एज कंपेयर टू एनी अदर कंट्री अगर हम कंपेयर करें तो 4 लाख से ज्यादा का नंबर है। तो ये बहुत बड़ा नंबर करेक्ट रहता है। So that is why I think Canada is still one of the topmost destinations for an international student to go to. तो ये काफी अच्छी चीज है वहाँ पे। अभी बहुत सारी पॉलिसी चेंज हो रही है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। पीआर को लेकर कोई पॉलिसी चेंज है अगर हम कनाडा की बात करें तो? पीआर को लेकर पॉलिसी चेंजेस की अगर हम बात करें तो थोड़े जो पीआर के नंबर्स हैं वो गवर्नमेंट ने कट डाउन किए हैं। बट एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज है, वो ये है कि गवर्नमेंट ने कहा है कि जो इन कनाडा स्टूडेंट्स है या फिर इन कनाडा टेम्पररी रेसिडेंट्स है, द गवर्नमेंट विल गिव देम प्रेफरेंस फॉर परमानेंट रेसिडेंसी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी कनाडा जा रहा है एज अ स्टूडेंट, एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट, वहां पर पढ़ाई करके वर्क परमिट पे काम करके उसके बाद जब वो पीआर के लिए अप्लाई करेगा तो उसको ही प्रेफरेंस मिलने वाली है इन कंपैरिजन टू ऑल दी अदर पीपल हु आर अप्लाइंग फ्रॉम आउटसाइड ऑफ कनाडा। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है स्टूडेंट्स के लिए। ओके, तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के तौर पे अगर आप जाते हो तो आपके पीआर के चांसेस काफी हद तक बढ़ सकते हैं। करेक्ट। मैम, अब मेन जो सवाल है कि सबसे बढ़िया पीआर के प्रोग्राम कौन से है उसके बारे में आप बताइए। सो अगर हम करंट डे सिनेरियो देखें तो पीआर के लिए कनाडा की गवर्नमेंट ने जो सीआरएस स्कोर होता है वो थोड़ा हाई कर दिया है। रीजन बीइंग के दे वांट क्वालिटी पीपल। ठीक है। सो काफी सारे मेथड्स कहो या पाथवेज कहो है जिसके अंडर हम पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पहले तो हो जाता है कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास, सारे ही लोगों के लिए जिनके पास कनाडा में एटलीस्ट 1 ईयर ऑफ वर्क एक्सपीरियंस है। ठीक है, वो एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम के अंडर आता है। दूसरा हो जाता है पीएनपी प्रोग्राम्स। सो जितने भी प्रोविंसेस है कनाडा में उनके अलग अलग प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम्स होते हैं। अगर बेसिक में बात करूं तो कोई भी प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम के अंदर अगर आपको अप्लाई करना है तो यू नीड टू शो अ कनेक्शन विद दैट पर्टिकुलर प्रोविंस। अब आप कनेक्शन कैसे दिखाओगे? या तो आपने वहां पर पढ़ाई की है, या आपके पास वहां का कोई एम्प्लॉयमेंट है या जॉब एक्सपीरियंस लेटर है, या फिर आपके पास कोई ऐसा एम्प्लॉयर है जो आपको जॉब दे रहा है, आपके पास वो पर्टिकुलर प्रोविंस का जॉब ऑफर लेटर है, या फिर आपके कोई रिलेटिव्स वगैरह वो प्रोविंस में रहते हैं। तो दीज आर वेरियस मेथड्स थ्रू विच वी कैन शो अ कनेक्शन विद अ पर्टिकुलर प्रोविंस। जैसे ऑन्टारियो की बात करें हम, तो हमें भी पता है कि ऑन्टारियो सबसे ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है। Most of the international students who go to Canada plan to go to Ontario. I think Ontario is one such province जहां पर maximum number of colleges and universities भी है। तो but obvious है कि वहां पर सबसे ज्यादा students होने वाले हैं। तो अगर हम ऑन्टारियो के पीआर पाथवेज की बात करें, ऑन्टारियो इमिग्रेशन नॉमिनी प्रोग्राम की बात करें,
तो उस प्रोग्राम के अंदर भी काफी ज्यादा कैटेगरीज हैं अलग अलग जिसके थ्रू लोग अप्लाई कर सकते हैं. वन ऑफ द कैटेगरीज इज ऑफ द मास्टर्स प्रोग्राम. सो बेसिकली जिसके पास भी ऑन्टारियो में से मास्टर्स प्रोग्राम की डिग्री है, जिन्होंने मास्टर्स पढ़ा है ऑन्टारियो में कोई यूनिवर्सिटी में से, IRCC has already provided a list of those universities which are eligible. तो अगर वो यूनिवर्सिटी से आपने या तो मास्टर्स या PhD प्रोग्राम किया है तो आप वो स्ट्रीम के अंदर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं. ओके. तो आपको उस बात का बहुत ज्यादा फायदा रहता है. दूसरी एक जो स्ट्रीम है वो है इंटरनेशनल ग्रेजुएट स्टूडेंट एम्प्लॉयमेंट स्ट्रीम. तो वहां पर भी जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते हैं कनाडा में, उनके पास अगर ओंटारियो में कोई एम्प्लॉयर के पास का जॉब ऑफर लेटर है and that employer follows certain conditions that have been mentioned by IRCC, then they become eligible to apply for the PNP under that particular stream. Okay. तो ऐसी तरीके से बहुत सारी अलग अलग स्ट्रीम्स होती है. रूरल ऑन्टारियो में भी एक डिफरेंट स्ट्रीम है. तो जो भी लोग उन पर्टिकुलर स्ट्रीम्स के लिए एलिजिबल होते हैं वो उस स्ट्रीम के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, जिसके थ्रू उनका PR जल्दी हो जाएगा एज कम्पेयर टू गोइंग थ्रू द जनरल एक्सप्रेस एंट्री ड्रॉ, जिसमें CRS स्कोर काफी हाई होता है तो टाइम लग सकता है ज्यादा. तो इस तरीके से ये चीजों के बारे में काफी बार स्टूडेंट्स को आइडिया नहीं होता है, बट इससे बहुत फायदा भी होता है उनका. तो उनको ये सारी स्ट्रीम्स को भी एक्सप्लोर करना चाहिए. दूसरा एक सवाल रहता है कि चले गए, अब उन्हें जॉब नहीं मिल रही है, मतलब 3 साल का वक्त रहता है, तो कई सारे स्टूडेंट मतलब कहते हैं कि अभी मुझे 4 महीने ही बाकी है, तो मैं ओंटारियो में कंटिन्यू करूं या किसी और प्रोविंस में चला जाऊं. तो ऐसे बहुत सारे सवाल आते हैं, तो उनको आप क्या कहेंगे मैम? ऐसे केसेस में सर, अगर आपके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, आपके PR के पॉइंट्स भी सफाइस नहीं हो रहे हैं और आपके पास शायद थोड़े ही महीने बचे अब आपके वर्क परमिट पे, तो ऐसे केसेस में क्योंकि अब वो लोग LMIA के लिए भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं. गवर्नमेंट ने LMIA के बेसिस पे PR के पॉइंट्स देना बंद कर दिया है. परफेक्ट. सो वन ऑप्शन इज कि वो लोग LMIA के लिए अप्लाई करें अगर उनके थोड़े डिसेंट पॉइंट भी हो रहे हैं और वो शायद 10-15 पॉइंट से पीछे हो रहे हैं, तो दे कैन अप्लाई फॉर देयर LMIA. दे कैन गेट अ क्लोज्ड वर्क परमिट इफ दे हैव अ जॉब, and they will get a closed work permit for up to 2 years. During those 2 years, they will get additional years of work experience, जिससे उनका PR का स्कोर भी CRS स्कोर जो है वो ज्यादा बढ़ जाएगा और उनका PR हो जाएगा. That is option number 1. ऑप्शन नंबर 2 इज के वो लोग, अगर उनके लिए feasible है ये ऑप्शन, तो वापस से दे कैन गो टू स्टडीज, गो बैक टू स्टडीज. वो स्टूडेंट ऑप्शन तो हमेशा चूज कर ही सकते हैं. तो अगर मास्टर्स या कोई एडवांस डिग्री आगे की लेंगे तो उसके बेसिस पे भी उनके पॉइंट्स बढ़ सकते हैं PR के लिए. The third option is to come back to their home country. They can start working in their home country. वो भी उनका वर्क एक्सपीरियंस गिना जाएगा. तो 1 full year ऑफ वर्क एक्सपीरियंस अगर हो रहा है होम कंट्री में तो वो भी गिना जाएगा और फिर वापस से वो अपने PR के लिए अप्लाई कर सकते हैं. पॉइंट तो उनको मिल जाएंगे कैनेडियन एजुकेशन. एग्जैक्टली. एजुकेशन के और वर्क एक्सपीरियंस के तो वहाँ के पॉइंट्स मिलने ही वाले हैं. तो अगर वर्स कम्स टू वर्स सिचुएशन है, कोई और ऑप्शन फीजेबल नहीं लग रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वापस आ जाओ एंड यहाँ पर भी काम करके आप वर्क एक्सपीरियंस ले सकते हो एंड यू कैन अप्लाई फॉर योर PR अगेन. सो दीज आर सर्टेन ऑप्शंस दैट वी गिव टू द स्टूडेंट्स. बट रादर आई वुड सजेस्ट द स्टूडेंट्स के ये सिचुएशन आए तो यहाँ तक पहुंचने की जरूरत ही नहीं है. आप पहले से ही वेल इन एडवांस थोड़े प्रिपेयर्ड रहो. जब आप आपका स्टूडेंट प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हो तो यू गेट नॉलेज एंड यू गेट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग योर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स. PR प्रोसेस जो होता है उसके बारे में भी थोड़ी इन्फॉर्मेशन ले लो, सो दैट आपको पता चले कि आपको आगे जाकर कौन सा डिसीजन लेना है, कहाँ जाना है, किस टाइप का वर्क करना है. तो आपको फिर ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी. तो ड्यूरिंग द स्टडी कौन सी चीजें हैं कि जो स्टूडेंट को करनी चाहिए ताकि वो PR के लिए एलिजिबल हो जाए? ड्यूरिंग द स्टडीज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस इज कि आप फ्रेंच भी साथ में सीख लो. तो जैसे हमें पता है कि फ्रेंच कनाडा का सेकंड लैंग्वेज है. PR की अगर हम बात करें तो फ्रेंच के पॉइंट्स भी मिलते हैं. There is also a different category of PR which is known as francophone, which means French speaking. Yes. तो इस francophone जो कैटेगरी होती है PR के लिए, उसमें पॉइंट्स भी कम रहते हैं. तो आपको कम पॉइंट्स में भी PR मिल सकता है अगर आप फ्रेंच स्पीकिंग हो रहे हो, मतलब आपको B2 लेवल ऑफ फ्रेंच आना चाहिए. अब फ्रेंच न्यू लैंग्वेज है तो ऑब्वियस है कि थोड़ा सीखने में भी टाइम लग सकता है, राइट? तो अगर स्टूडेंट्स डे 1 से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर दे, जैसे जब वो IELTS के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो साइड बाय साइड फ्रेंच का भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो. फ्रेंच बेसिक है
तो थोड़े टाइम में फ्रेंच बेसिक हो जाएगा, फिर A1 हो जाएगा, A2 हो जाएगा। तो ऐसे कर करके स्टूडेंट पे बहुत ज्यादा बर्डन नहीं होगा। पहली बात तो बहुत ज्यादा बर्डन नहीं होगा। दूसरी बात, वो लोग पूरा जो उनका फ्रेंच का स्टडीज है उसको प्रॉपर मैनर में, फेज्ड मैनर में पढ़ सकते हैं और खत्म कर सकते हैं। जिससे क्या होगा कि उनका ग्रिप भी आ जाएगा लैंग्वेज पे। वो लोग जो फ्रेंच के लिए एग्जाम्स होती है, जो है TCF या TEF, उसको आराम से क्लियर भी कर सकते हैं। एंड देन दे कैन बी एलिजिबल टू अप्लाई अंडर दीज कैटेगरीज। इवन इफ दे डोंट वांट टू अप्लाई अंडर दिस कैटेगरी, तो अगर वो फ्रेंच स्पीकिंग है, वो फ्रेंच के एग्जाम क्लियर करते हैं, तो CRS में भी उनको अप टू 50 पॉइंट्स तक के पॉइंट्स ऐड हो जाएंगे। ओके। यस। सो मान लो जब अगर आपका स्कोर अराउंड 480 हो रहा है या 490 हो रहा है, बट करंट डे सिनेरियो के हिसाब से अगर 500 प्लस स्कोर्स जा रहे हैं, तो अगर उनको फ्रेंच के बेसिस पे 30-40 पॉइंट्स भी मिल जाते हैं, तो दे विल गो बियॉन्ड 500 पॉइंट्स, विच विल ड्रास्टिकली इंप्रूव देयर चांसेस ऑफ गेटिंग अ PR। तो एक ये बहुत ही बड़ा और इजी और कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन है ये, राइट, कि आपको ज्यादा कुछ वापस से पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है, आपको इतनी ज्यादा फीस देने की जरूरत नहीं है। अगर आप बस एक day 1 से एक न्यू लैंग्वेज सीख रहे हो, तो उसका आपको बहुत ही ज्यादा फायदा हो रहा है। तो ये एक बहुत सिंपल और कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन है, जो हम ज्यादातर स्टूडेंट्स को भी सजेस्ट करते हैं। तो मैं अभी भी सबको सजेस्ट करूंगी कि आप जब आपकी जर्नी स्टार्ट करते हो, आप डिसाइड करते हो कि आपको कनाडा जाना है, IELTS का प्रेपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, तो साथ में फ्रेंच का भी प्रेपरेशन स्टार्ट कर दो। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज है। तो जितने भी दर्शक हैं उनको मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप हमारा आइल्स का प्रोग्राम ज्वाइन करते हो, कानन प्रेप पोर्टल हमारा बहुत ही बढ़िया पोर्टल है, जहां से आप आइल्स की प्रिपरेशन दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के कर सकते हो। ना सिर्फ आइल्स, बल्कि आइल्स है, PTE है, सेट है, GRE है, ड्यूओलिंगो है, कोई भी एग्जाम है इंक्लूडिंग सेल्फिट, तो आप प्रिपरेशन कर सकते हो। और अगर आप ये कोई भी प्रिपरेशन करते हो, पर्टिकुलरली अगर हम आइल्स की बात कर लेते हैं, ज्यादातर स्टूडेंट आइल्स करते हैं, तो फ्रेंच का बेसिक कोर्स हम आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करते हैं। वी आर नॉट चार्जिंग इवन अ सिंगल एक्स्ट्रा पेनी फॉर दिस फ्रेंच कोर्स, बिकॉज वी अंडरस्टैंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज इन कनाडा। और कनाडा में अगर आपको PR पाना है, कम से कम A2 लेवल इंडिया से करके जाइए, ताकि वहां से B2 लेवल आपका कंप्लीट हो जाएगा। और जैसे ही आपका स्टडी कंप्लीट होता है, B2 लेवल है, तो आपको PR के लिए काफी आसानी हो जाएगी। और वो भी अगर करना चाहे, अगर मान लीजिए कि आप कनाडा में हैं और अगर अभी तक आपने नहीं किया है, अगेन विद द हेल्प ऑफ कानन प्रेप पोर्टल आप A2 लेवल तक की प्रिपरेशन विद द हेल्प ऑफ कानन प्रेप पोर्टल भी कर सकते हैं। तो मैम, अब तो ये तो बात हो गई कि फ्रेंच अगर सीख के जाते हैं बहुत ज्यादा उन्हें बेनिफिट मिल जाएगा। इजी PR प्रोविंस कौन से हैं? इजी PR प्रोविंसेस, करंट डे सिनेरियो की बात करें हम, तो काफी ज्यादा PR के पाथवेज में चेंजेस आ रहे हैं। IRCC काफी ज्यादा पाथवेज को फ्रीज कर रही है, एंड सम ऑफ देम आर फ्रोजन फॉर एन इंडेफिनिट पीरियड, एंड काफी ज्यादा अभी भी मतलब बंद किए गए हैं, पर कब तक बंद है उसका कोई आइडिया नहीं है। तो आज की अगर हम बात करें, तो इजी PR प्रोविंसेस है मैनिटोबा, क्योंकि अगर वहां पर आपने अगेन इफ यू हैव वर्क देयर फॉर अ मिनिमम ऑफ 6 मंथ्स, तो आप वहां पर PNP प्रोग्राम के थ्रू अप्लाई कर सकते हो। दूसरा एक है सैस्केचुआन, सेम 6 मंथ पर्टिकुलर फील्ड रिलेटेड जॉब नहीं, कोई भी जॉब हो जाएगी, क्योंकि ओंटारियो में ये है कि आपको फील्ड रिलेटेड जॉब ही करनी है, जो डिफिकल्ट हो जाता है। मैनिटोबा में कोई भी आपकी जॉब है चल जाएगा, बट जो भी आपका एम्प्लॉयर है हैज टू बी फ्रॉम द प्रोविंस ऑफ मैनिटोबा, ही शुड हैव अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन मैनिटोबा, फिर ही ये चीज अप्लाई करेगी। ठीक है। दूसरी अगर हम बात करें तो सैस्केचुआन है। सैस्केचुआन में भी काफी इस कंपैरिजन में इजी रहता है कि अगर आप वहां पर जॉब एक्सपीरियंस ले रहे हो, तो आपके लिए PR होना इजी हो जाता है। तो ये 2-3 प्रोविंसेस हैं जहां पर अभी भी कंपैरेटिवली PR पाथवे प्रोग्राम्स जो हैं वो थोड़े इजियर हैं। अभी अक्सर ये देखने को मिलता है, जो स्टूडेंट वहां पे गए हैं, कोई IT कर रहा है, कोई मैकेनिकल का प्रोग्राम कर रहा है, और वो लोग हेल्थ केयर का कोई इजी PR पाथवे होता है उसके लिए, छोटा सा मतलब 5 महीने, 6 महीने, 8 महीने का PSW का प्रोग्राम कर रहे हैं। तो क्या इससे जल्दी से PR मिल जाता है या आसानी से PR मिल जाएगा? सो PR के लिए हेल्थ केयर की जो फील्ड है वो बहुत ही अच्छी है, नो डाउट अबाउट इट, क्योंकि वो लोग अभी प्रेफरेंस दे रहे हैं हेल्थ केयर वर्कर्स को, जो लोग स्टेम में है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, उन लोगों को भी प्रेफरेंस दिया जा रहा है, बिकॉज वो सारी जो फील्ड्स है उनमें देयर आर सिवियर लेबर शॉर्टेजेस, एंड वहां पर जरूरत है वैसे लोगों की। बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग हमें ये चीजों का भी ध्यान रखना है जब हम ऐसा कोई प्रोग्राम चूज कर रहे हैं,
तो हमें ये चीजों का भी ध्यान रखना है कि इवन आफ्टर यू स्टडी दीज प्रोग्राम्स, क्या आपका एम्प्लॉयबिलिटी जो हम कह सकते हैं वो रहेगा, क्या आपको जॉब मिल जाएगी उन प्रोग्राम्स के उन फील्ड्स में। क्योंकि अगर आपको जॉब ही नहीं मिल रही है और आपके पास वर्क एक्सपीरियंस ही नहीं है, तो आपका ये पर्टिकुलर फील्ड्स में जाने का कोई मतलब नहीं बनता है, इफ योर ओनली मोटिवेशन इज टू गेट अ पीआर। ठीक है, तो अगर आप पीआर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो एंड यू आर गोइंग इनटू प्रोग्राम्स व्हिच आर रिलेटेड टू हेल्थ केयर ओनली फॉर द पर्पस ऑफ गेटिंग अ पीआर, देन यू शुड ऑल्सो कीप दिस इन माइंड कि अगर आप ये प्रोग्राम पढ़ रहे हो या कोई भी XYZ दूसरा प्रोग्राम पढ़ रहे हो, तो क्या वो पढ़कर आपको जॉब मिलेगी या नहीं। ये सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अदरवाइज इन फील्ड्स में जाने का कोई मतलब नहीं बनता है। नहीं बनता। जी। Great. So last piece of advice for international student who want to pursue their education in Canada और जल्दी से जिसको PR चाहिए, तो वो आपकी ओर से क्या? So some of the tips that probably I could share with you is कि firstly पहले से ही अगर आपका इंटेंशन है, आपको पता है कि आपको कनाडा जाना है आपकी फर्दर स्टडीज के लिए और वहां पे से आपको PR भी लेना है, तो आप एक प्लान्ड मैनर में आगे बढ़ो। अब पूरा आपका प्लानिंग ही ऐसे रखो कि यहाँ पर आप बैचलर्स पढ़ रहे हो, उसके बाद आप 2 years ऑफ वर्क एक्सपीरियंस गेन करो, उसके बाद आप मास्टर्स के लिए कनाडा जाओ, तो आपके लिए PR होना आसान हो जाएगा। आप फ्रेंच सीखने का इंटेंशन रखते हो तो पहले से ही चालू कर लो, सो दैट अल्टीमेटली एंड में जाके आपको भी ज्यादा स्ट्रेसफुल ना लगे, ये चीजें आप पे बर्डन ना हो, क्योंकि ये सारी चीजें काफी टाइम कंज्यूमिंग होती है, नई लैंग्वेज होती है, तो ऑब्वियसली टाइम लगता है उसको सीखने में। तो अगर आप पहले से ही स्टार्ट कर दोगे, या फिर आप जब इंडिया में ही कॉलेज में हो तो साइड बाय साइड ही अगर आप आपके फ्रेंड्स के क्लासेस कर दोगे, तो आपके लिए बहुत आसान होगा टू बी प्रिपेयर्ड विद एटलीस्ट B2 लेवल ऑफ फ्रेंच। क्योंकि 2 या 3 years में आप आराम से उतना क्लियर कर सकते हो, फ्लुएंसी भी आप ला सकते हो, तो आपको एक्चुअली कोई दिक्कत नहीं होगी। एंड जब आप कनाडा जाते हो, जब आप प्रैक्टिकली वहां पर जॉब भी लेने जाते हो, तो भी अगर आपको फ्रेंच आता है, आप फ्रेंच में फ्लुएंट हो, तो आपके लिए थोड़ा जॉब में भी हेल्पफुल हो जाएगा, थोड़ी आसानी से आपको जॉब भी मिल सकती है, और जो वेज रेट कहते हैं, हम पे स्केल कहते हैं, वो भी शायद थोड़ा मीडियम वेज रेट से ऊपर का मिल जाएगा अगर आपको फ्रेंच लैंग्वेज में आप प्रोफिशिएंट हो तो ये सारी चीजें आपको फॉलो करनी चाहिए। मेरी एडवाइस तो यही रहेगी कि प्रॉपरली प्लान्ड मैनर में आगे बढ़ो, एकदम से ही मत जाग जाओ कि हमें ये करना है या वो करना है, एंड देन बिकॉज यू नो दैट विल लीड अप टू यू मेकिंग रॉन्ग डिसीजंस। सो वैसा ना करें, आप आपका रिसर्च वर्क स्ट्रांग रखें, आप आपके फील्ड, जो भी फील्ड में आप इंटरेस्टेड हो, उस पर्टिकुलर फील्ड के लोगों के साथ कम्युनिकेट करो, बातें करो, नेटवर्किंग करो, तो आपको प्रैक्टिकल आइडिया भी आ जाएगा, एंड इस मैनर में, प्लान मैनर में आप आगे बढ़ो। मेरी तो यही एडवाइस रहेगी। ग्रेट। तो मान लीजिए मैम, अगर कनाडा में होते जी, और बीइंग अ लॉयर, अगर कोई आपके पास एडवाइस लेने आता, तो आपका चार्ज क्या रहता? सर अब वो तो जो है नहीं, उसकी हम बात कर नहीं सकते हैं, बट नहीं, आई वुड हैव लव टू हेल्प ऑल द पीपल, सो जिस बेस्ट पॉसिबल मैनर में, जो भी तरीके से अगर मैं हेल्प कर सकती हूँ तो तभी भी करती और अभी भी करूंगी, कोई डाउट नहीं है उसमें। सो या ग्रेट। तो अगर आप कनाडा में होते हो और जब भी मतलब आप PR के प्रोसेस के लिए किसी भी लॉयर को अगर आपको मिलने जाना है, तो आपको 500 to 1500 कैनेडियन डॉलर उसके लिए आपको पे करने पड़ेंगे, तब जाके आपको वो एडवाइस मिलती है। द सेम काइंड ऑफ एडवाइस आपको यहाँ पे मिल जाएगी। नीचे दिए गए नंबर पे आप हमारा संपर्क कर सकते हैं। एंड अगेन आई टोल्ड यू, वी आर नॉट चार्जिंग इवन अ सिंगल पेनी इन द नेम ऑफ कंसल्टेंसी फी। अगर आपको कोई भी एडवाइस चाहिए, कहीं पे भी आपका काम रुका हुआ है, तो एक एक्सपर्ट एडवाइस आपको हमारे यहाँ से मिल जाएगी। 500 प्लस एम्प्लॉइज की हमारी टीम है जो सिर्फ और सिर्फ आपके सपने को पूरा करने के लिए बैठे हुए हैं। तो अगर आपके कोई भी सवाल है PR को लेकर, अगर आपके कोई भी सवाल है आपके स्टडीज को लेकर, कौन सा प्रोग्राम सिलेक्ट करना है, कौन सी यूनिवर्सिटी जाना है, कौन सा PR पाथवे आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा, बहुत सारे नए नए PR पाथवेज कनाडा में नए भी इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, और कुछ पुराने PR पाथवे है, आपको लगता है कि अच्छा ये PR पाथवे में हम जा रहे हैं, तो वो फ्रीज भी हो रहे हैं। तो कोई भी अगर आपके दिमाग में सवाल आ रहा है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर भेज सकते हैं, और आपके सारे सवालों के जवाब राधिका मैम दे देंगे। डायरेक्टली भी आप राधिका मैम से कांटेक्ट कर सकते हैं, और जो भी आपके एडवाइस है वो आप ले सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के लिए देखते रहिए कानन वीजा इनसाइट्स।